हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस एजुकेशनल क्लास में। आज सब्जेक्ट केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स के अंतर्गत हमारा टॉपिक है पॉलीसेक्राइड्स। बच्चों, सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करें कि पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं। तो पॉली मीन्स होता है मेनी। जब लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स आपस में कंबाइंड हो थ्रू अ ग्लाइकोसाइड लिंकेज बाय रिमूवल ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल, तो इसको हम कहते हैं पॉलीसेक्राइड्स। अच्छा, इसके एग्जाम्पल्स हो गए जैसे आपका स्टार्च, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, ईटीसी। तो इसको डिफाइन करते हैं व्हेन लार्ज नंबर ऑफ व्हाट मोनोसेक्राइड्स units are combined with a glycoside linkage by removal of water molecule, then it is called polysaccharides. एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन ईटीसी। बच्चों, हम पॉलीसेक्राइड्स को पॉलीमर भी बोल सकते हैं कि जिसमें लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स जैसे कि मोनोसेक्राइड्स को आपस में हम कंबाइन करें तो इसको हम पॉलीसेक्राइड्स कहेंगे। एक्चुअली ये कह सकते हैं कि कंडेंसेशन पॉलीमर है बाय रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर इसके एग्जाम्पल स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, इसको थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो पहला हम देख रहे हैं स्टार्च के बारे में। स्टार्च बच्चों, आपने देखा है स्टार्च जो होता है ये हमारा मेनली पाया जाता है फूड मटेरियल्स है, इंपॉर्टेंट फूड मटेरियल है। और इसमें लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कंबाइंड हो गए वो अल्फा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स कंबाइंड होकर के बनाते हैं। एक्चुअली ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है दो आपके कंपाउंड्स का, एक एमाइलोज है, एक एमाइलोपेक्टिन है। स्टार्च हमारा पाया जाता है जैसे कि आपका पोटैटो में, आपका राइस में, चावल में, आपका गेहूं में, इस सब में स्टार्च फूड मटेरियल्स में पाया जाता है। तो इसके बारे में लिखें, इट इज इंपॉर्टेंट फूड मटेरियल and found in seeds, roots, rice, wheat, etc. इसमें होता क्या है कि अल्फा जो ग्लूकोज है उसके लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंबाइंड होते हैं। अल्फा ग्लूकोज यूनिट्स आर कंबाइंड इन लार्ज अमाउंट बाय ग्लाइकोसाइड लिंकेज। कौन सी लिंक बनाती है? अल्फा ग्लाइकोसाइड लिंकेज बनाती है। अब स्टार्च जो होता है ये दो चीजों से मिलकर, मुख्यतः दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक इसमें एमाइलोज है और एक है एमाइलोपेक्टिन। तो थोड़ा इसको भी लिख लें कि स्टार्च
is mainly made of, तो पहला इसमें है एमाइलोज और दूसरा है एमाइलोपेक्टिन। ये दो चीजें इसमें रहती हैं। बच्चों अगर हम स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करें तो हम देखेंगे कि इसके हाइड्रोलिसिस के बाद पहले ये लार्ज अमाउंट होते हैं, यानी कि लगभग इसके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं हजारों में रहते हैं ग्लूकोज के, वो थोड़ा से कम होंगे। फिर ये आपका बनाएगा माल्टोज और फिर आपका फाइनली ये ग्लूकोज यूनिट में कन्वर्ट होता है। कैसे होता है? जैसे स्टार्च हो गया आपका C6H10O5, मान लीजिए n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। अगर इसका हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो ये जो है ये फिर से बनेगा C6H10O5। अब यहां n डैश कर दिया। अच्छा यहां पर हियर n डैश जो है लेस देन n होगा। अगर इसका हम फिर से हाइड्रोलिसिस करें तो ये बनेगा आपका C12H22O11। C12H22O11 ये आपका बनता है माल्टोज। और फिर अगर इसका हम हाइड्रोलिसिस करें, इसका फिर से हाइड्रोलिसिस करें अगर, तो ये बनेगा ग्लूकोज C6H12O6। ये होगी अल्फा ग्लूकोज। तो जिसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो क्या है? अल्फा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज के नंबर ऑफ यूनिट्स जो है 1.5 से लगभग हजारों यूनिट्स कंबाइंड होकर के फिर स्टार्च की संरचना करते हैं। इस स्टार्च में मुख्यतः दो होते हैं, एक है एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे एमाइलोज के बारे में। पहले चलिए पहले हम लोग चर्चा करते हैं एमाइलोज के बारे में। बच्चों एमाइलोज जो है ये लीनियर पॉलीमर, इसमें अल्फा ग्लूकोज के लगभग हजारों यूनिट्स 200 से लेकर 1000 तक यूनिट्स आपस में कंबाइंड होते हैं और विद ग्लाइकोसाइड लिंकेज के थ्रू ये जुड़ते हैं। अल्फा ग्लाइकोसाइड यानी कि C1 to C4 ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। और इसको अगर हम लोग डिस्कस करें तो एमाइलोज कुछ ऐसे लिखेंगे। पहला, इट इज वाटर सॉल्युबल, ये वाटर सॉल्युबल है और कॉन्स्टिट्यूट करता है, कॉन्स्टिट्यूट्स 15 to 20% ऑफ स्टार्च। तो लगभग 15 से 20% ये स्टार्च को कॉन्स्टिट्यूट करता है। ये लीनियर पॉलीमर है, लीनियर पॉलीमर। और जो इसमें अल्फा ग्लूकोज होते हैं ये थ्रू ग्लाइकोसाइड लिंकेज C1 to C4 के थ्रू कंबाइंड होते हैं। अल्फा ग्लूकोज आर कंबाइंड होते हैं थ्रू ग्लाइकोसाइड लिंकेज, अल्फा ग्लाइकोसाइड लिंकेज, कोसाइड लिंकेज C1 to C4, C1 C4 में अल्फा ग्लाइकोसाइड लिंकेज के थ्रू ये कंबाइंड होंगे। कैसे होता है थोड़ा सा इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए आइए बनाते हैं इसको। तो मान लीजिए कि आपका एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ऐसे ही एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ये है
और एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ये है। अच्छा, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल क्या होता है? 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग होती है, ऑक्सीजन एटम कंटेन करते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको बनाया H और ये OH रहता है, HOH। अच्छा, ये आपस में कैसे कंबाइंड होंगे? अल्फा ग्लाइकोसाइड लिंकेज, कुछ ऐसे 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 ये जुड़ते रहेंगे। ये अब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में आपको पता ही है कि पहले क्या होता है? HOH होता है। तो ये HOH, इसको याद कर लेंगे, HOH, फिर ये वाले में OHS, कार्बन नंबर 3 है, फिर ये H और CH2OH, फिर इसी तरह सब में रखेंगे। इसमें भी HOH, ये वाला OHH, फिर HCH2OH और यहाँ पर ऑक्सीजन। ऐसे इसमें भी लिखें HOH, ये OHH, फिर HCH2OH और यहाँ पर ऑक्सीजन। बच्चों ये कार्बन नंबर 1 है, इसको C1 बोले, और ये यहाँ पर भी 1 है, तो ये 2 हुआ, ये 3, ये 4, ये C4। तो C1 और C4 के बीच में आप देखें क्या है? ग्लाइकोसाइड लिंकेज बनती है। ये कौन सी लिंक है? ये है अल्फा ग्लाइकोसाइड लिंक, और ये सीधा बनता है, तो आप इसको क्या बोल सकते हैं? लीनियर पॉलीमर है, लीनियर चेन पॉलीमर। स्ट्रेट चेन में ऐसे ही जुड़ते चले जाएंगे लार्ज अमाउंट में, लगभग हजारों यूनिट्स आप ग्लूकोज के ऐसे जुड़ते चले जाएंगे। अच्छा, अब थोड़ा सा आपको ये लग रहा है कि ये यहाँ पर 1 और 4 वाला मैं आपको और थोड़ा डिस्कस करके बताता हूँ। देखिए बच्चों, होता क्या है? ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर याद है साइकिल का आपको? तो ये है, अब इसमें HOH अल्फा है, अगर अल्फा ग्लूकोज, तो फिर आप देखते हैं ये HOH, ये OHH, यहाँ से ये H और OH, फिर ये H और CH2OH, ये अल्फा ग्लूकोज है। क्या है? अल्फा ग्लूकोज। ऐसे ही एक अल्फा ग्लूकोज, फिर अल्फा ग्लूकोज, फिर अल्फा ग्लूकोज, ढेर से अल्फा ग्लूकोज आपस में जुड़ेंगे। ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये आपका 5, ये 6, ये कार्बन है। अब इस ग्लूकोज में होता क्या है कि इसी का मान लीजिए एक मॉलिक्यूल और होता है, ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल है, तो मैं 2 मॉलिक्यूल के थ्रू आपको बताना चाह रहा हूं। ये ऐसे, ये कार्बन 1 हो गया, तो ये आपका हुआ HOH, ये है HOH, ये आपका OHH, ये आपका हुआ HOH, और ये HCH2OH, और यहाँ पर ऑक्सीजन। देखिए ये ग्लूकोज का है और एक अल्फा ग्लूकोज ये है। अब बताया क्या गया है इसमें एमाइलोज में कि ये आपका C1 to C4 आपस में जुड़ते हैं थ्रू ग्लाइकोसाइड लिंकेज के थ्रू। कैसे होता है? देखिए ये कार्बन नंबर 1 है C1, और ये कार्बन नंबर 4 है C4। यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 4, C4 आ जाएगा, ये कार्बन नंबर 4। अब यहाँ से वाटर निकल जाएगा, रिमूवल ऑफ वाटर, ये वाटर निकलेगा, देखिए ये वाटर निकल जाएगा। तो जब ये वाटर निकलेगा तो ये आपका बन जाएगा, ये ग्लाइकोसाइड लिंकेज आपकी यहाँ पर बनेगी। ये मैं इसको बना के दिखा रहा हूँ, ये ऐसे इस तरह से, ये यहाँ पर ग्लाइकोसाइड लिंकेज बनेगी। ऐसे ही इस साइड और इस साइड ये बनते चले जाएंगे। इधर से ये भी ऑक्सीजन जब वाटर रिमूव होगा तो ये लिंकेज, ऐसे ही जब यहाँ से रिमूव होगा तो ये ऑक्सीजन लिंकेज, ऐसे ही लॉन्ग चेन में बनते जाएंगे। बच्चों यहाँ पर हमने समझा एमाइलोज क्या है। अब हम दूसरा समझते हैं एमाइलोपेक्टिन क्या होता है। तो पहले आप इसको लिख लीजिए, हम लोग डिस्कस करेंगे एमाइलोपेक्टिन के बारे में। तो अगला हमारा है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन
बच्चों एमाइलोपेक्टिन जो है ये ब्रांच्ड पॉलीमर है। इसमें होता क्या है कि जैसे कि एक 20-30 यूनिट का आपका एक लीनियर पॉलीमर बना, फिर दूसरा 20-30 यूनिट का लीनियर पॉलीमर बना, ऐसे लीनियर पॉलीमर्स को आपस में ब्रांचिंग कर सकते हैं, स्लाइटली ब्रांचिंग होती है। ये कैसे होती है समझते हैं। पहली बात तो देखें, ये वाटर इनसॉल्युबल होता है और इसमें जो लिंक होगी दो तरह की होगी। एक तो लीनियर पॉलीमर में आपका C1 to C4 होगी, अब ब्रांचिंग में होगी जो टर्मिनल कार्बन ऑफ लिंक है तो उसका C1 और दूसरे चैन का C6 इसके थ्रू कंबाइंड होंगे। तो इसके बारे में अगर लिखें एमाइलोपेक्टिन, तो इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर इनसॉल्युबल होंगे और ये क्या होंगे, ब्रांच्ड होंगे, ब्रांच्ड पॉलीमर है, चेन है। इसमें जो चेन होती है वो जो स्ट्रेट चेन है सीधी सीधी, तो इसमें जो पहले तो जो स्ट्रेट चेन बनेगी लीनियर जो होगी, लीनियर जो होगी वो आपकी होगी C1 to C4 और जो ब्रांचिंग होगी वो C1 ऑफ टर्मिनल कार्बन ऑफ चेन टू C4 C6 कहेंगे, C6 ऑफ another chain of glucose, another glucose of separate chain, another glucose of other chain। मतलब सिंपल तो लीनियर बनाएंगे, अभी इसको बना के दिखाएंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। तो C1 to C4 ऐसे लीनियर बनाएंगे जैसे पिछले बार बनाया था एमाइलोज में। अब C1 और C6 के बीच में ब्रांचिंग होगी, ये आपके वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। कैसे होता है थोड़ा इसको हम लोग करके देखते हैं। अच्छा, ये इट कॉन्स्टिट्यूट कितना कॉन्स्टिट्यूट करता है, कॉन्स्टिट्यूट्स 80 to 85% ऑफ स्टार्च, इतना स्टार्च ही कॉन्स्टिट्यूट करेगा स्टार्च। कैसे होता है इसको थोड़ा बना के देखते हैं। देखिए मान लीजिए कि आपका लीनियर पॉलीमर पहले बनाते हैं, एक ये हो गया, ये अल्फा ग्लूकोसाइड लिंकेज के थ्रू कंबाइंड है कुछ ऐसे, ये आपको हमने बना लिया। अच्छा, इसी तरह इधर से भी जुड़ते रहेंगे अल्फा ग्लाइकोसाइड लिंकेज। अब ये है हमारा, इसको कर दें यहाँ पर HOH, ये आपका याद कर लें OHH, फिर ये है H और ये CH2OH, यहाँ पर ये रहेगा इसी तरह से HOH, ये OHH, ये आपका HCH2OH और यहाँ ऑक्सीजन, और ये आपका रहेगा H, और ये जो C1 कार्बन है ऐसी ब्रांच चली आ रही है, खूब ढेर सी लंबी सी ब्रांचिंग है। ये टर्मिनल कार्बन है मान ले रहे हैं, इसका जो C1 है वो C6 ऑफ ग्लूकोज से कंबाइंड होगा, तो ये कंबाइंड हो रहा है C6 से, ये कोई ग्लूकोज का एटम होगा उससे कंबाइंड होगा कुछ ऐसे। ये आपका ऐसे एक ग्लूकोज है, ऐसे दूसरा हो, ये मान लीजिए ग्लूकोज का इधर एटम मॉलिक्यूल और ग्लूकोज का एक इधर, तो ये भी लीनियर तो फॉर्म कंबाइंड करेंगे ग्लूकोसाइड लिंकेज के थ्रू, ये ऐसे कुछ ऐसे। अच्छा, अब इसमें हम HOH तो लगा ही लेंगे, ये HOH, ये OHH, फिर ये यहाँ पर H और ये CH2OH, ये C1 और ये कार्बन आपका C6 है, 6 कार्बन है, इसको हमने 6 कार्बन का 6 वाला। देखिए ये 1, देखिएगा ये 1, ये 2, 3, 4, 5 और ये 6 कार्बन और ये 1, इससे कंबाइंड हो गया। ये जो लिंक बनाया ये C1 C6
ग्लाइकोसाइड लिंक है जो किसको जोड़ रहा है, ये हमारा आपको जोड़ रहा है, ये ब्रांचिंग को कर रहा है, यानी ब्रांचिंग बना रहा है, यहाँ पर ये ब्रांचिंग कर रहा है, ब्रांचिंग बना रहा है। और ये जो है ये C1 to C4 है, ये ग्लाइकोसाइड लिंक है, लिंक। अच्छा, इसी तरह इसमें भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर HOH, ये OHH, ये आपका H, और ये ऐसे ग्लाइकोसाइड लिंक के थ्रू जुड़ा रहेगा, ये ऐसे आप लिख लीजिए, ये HOH, ये अच्छा ये जुड़ता रहेगा, इधर जुड़ते रहेंगे ग्लाइकोसाइड लिंकेज, ये आपका आ जाएगा OHH, ये H, और ये CH2OH, और यहाँ पर O। प्यारे बच्चों, जो डिफरेंस है मेन एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में, तो मेन डिफरेंस क्या है कि हमारा जो एमाइलोज है वो लीनियर है, एमाइलोपेक्टिन जो है आपका ब्रांच पॉलीमर है। एमाइलोज वाटर सॉल्युबल होता है जबकि ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, उसमें जो ब्रांचिंग होती है, अच्छा दोनों बने होते हैं अल्फा ग्लूकोसाइड बॉन्ड के थ्रू, C1 और C4 के बीच में जो हमारी लिंकेज होती है अल्फा ग्लाइकोसाइड लिंकेज होती है। अच्छा, जो आप ये देखिए कि एक चेन ये हो गई, एक ये, अब यहाँ पर जो ब्रांचिंग हुई 1 और 6 के बीच में, C1 C6, ये ग्लाइकोसाइड आपकी लिंक हो गई। अब हम लोग एक और जिसमें पॉलीसेकेराइड्स है उसकी चर्चा करेंगे, वो है सेलुलोज। बच्चों, सेलुलोज जो होता है वो हमारा है बीटा ग्लाइकोसाइड लिंक, और ये भी लीनियर ही होता है, साथ में वाटर इनसॉल्युबल है, तो इसकी चर्चा हम करेंगे। पहले आप ये बना लीजिए, अंतर तो क्लियर है, दोनों एक दूसरे के लगभग लगभग प्रॉपर्टी में हो जाए। अच्छा, अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेलुलोज। तो सेल्यूलोज, सेलुलोज जो होता है ये बेसिकली प्लांट्स में पाया जाता है, सेलुलोज वॉल्स होती है आप जानते होंगे, तो प्लांट्स का मेन रूप से रहता है, और इसमें जो होता है ये बीटा ग्लाइकोसाइड लिंकेज रहती है। तो बेसिकली जो होता है, बेसिकली इट फाउंड इन प्लांट्स, और सेल वॉल के रूप में आप जानते होंगे, सेल वॉल, सेल वॉल रहता है, सेल वॉल, सेल वॉल आपका रहता है। अच्छा, अब इसमें जो लिंक होती है, इसमें जो आप लोग मोनो जो सेक्राइड्स यूज करते हैं वो कौन सा यूज करेंगे, हम बीटा अल्फा और बीटा, दो फॉर्म होती है, तो इसमें हम बीटा ग्लूकोज यूज करेंगे। तो जो लिंकेज होती है बीटा ग्लाइकोसाइड लिंकेज फॉर्म्ड होगी, लिंकेज फॉर्म्ड होती है बिटवीन C1 to C4, और ये भी लीनियर पॉलीमर है, लीनियर पॉलीमर है, और इसमें हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो हम लोग बीटा ग्लूकोज का यूज करते हैं, बाय यूजिंग बीटा ग्लूकोज। तो कुछ ये है मोटा मोटा। अच्छा बच्चों, अब इसको अगर हम थोड़ा बना के देखें तो और बेहतर समझ में आए, तो मान लीजिए कि ये आपका एक बीटा ग्लूकोज बनाया हमने, बीटा ग्लूकोज में OH ऊपर रहता है और H नीचे, फिर ये HOH, फिर ये OHH, फिर ये आपका HOH, और ये H, और ये CH2OH, और ये है आपका O, ये बीटा ग्लूकोज हुआ, बीटा ग्लूकोज। अब इसी के जब नंबर आप और मॉलिक्यूल जुड़ते जाएं, जैसे कि मान लीजिए एक बीटा ग्लूकोज में और बनाऊं, एक बीटा ग्लूकोज हम और बनाते हैं कुछ ऐसे, देखिएगा HOH, ये हो गया OH, HOH,
ये H और बीटा है तो OH ऊपर रहेगा, HOH, फिर ये OHH, फिर आपका रहेगा H और ये OH, यहाँ पर H और CH2OH और यहाँ ऑक्सीजन। ये बीटा है, ये बीटा ग्लूकोज है। अब समझिएगा मैं क्या बताने जा रहा हूँ। ये कार्बन नंबर 1 है, ये 1 2 3 4, कार्बन नंबर 4 हो गया आपका। अब इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, ये OH ये OH, दो OH ग्रुप है, तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। अच्छा, जब ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, तब ये आपका यहाँ पर एक ऑक्सीजन रह जाएगा ये, और ये जो लिंक होगी आपकी दोनों के बीच में, इस लिंक को हम लोग क्या बोलेंगे, बीटा ग्लाइकोसाइड लिंक। अब किसके बीच बनी है, C1 टू C4 के बीच में। इसी तरह से ये वाला जो है इसमें भी लिंक बनेगा, तो यहां से H हट जाएगा, एक ऑक्सीजन आएगा, ऐसे इधर से जुड़ता चला जाएगा। ऐसे ही हम लोग अगर इसी को जोड़ें तो एक लिंक और बन जाएगी, ये वाला 1 वाला 4 से जुड़ेगा, तो कुछ ऐसे आ जाएगा। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये कुछ ऐसे, ये OHH, ये HOH, और यहां पर आपका आ जाएगा OHH, और ये है H CH2OH, और यहाँ O, ये भी बन रहा है बीटा ग्लूकोसाइड। अब ये वाला OH फिर जुड़ जाएगा, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जुड़ता चला जाएगा। C1 और C4, ये यहां पर है आपका C4, C1 एक ग्लूकोज का ये, और C4 एक दूसरे ग्लूकोज का, ये और ये आपस में कंबाइन हुए बीटा ग्लूकोसाइड। फिर इसी तरह ये C1 C4 ये अलग, फिर ऐसे से जुड़ते चले जाएंगे। ये क्या बना रहे हैं आपके, लीनियर पॉलीमर। बेसिकली इसको हम किस में देख रहे हैं, हम इसको देख रहे हैं प्लांट्स में, प्लांट्स में ज़्यादातर रहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चर्चा की है सेलुलोज के बारे में। अब हमारा जो अगला है वो है ग्लाइकोजन, तो इसको आप लिख लीजिए। ये तो समझ में आया ना, C1 और C4 के बीच में बीटा ग्लाइकोसाइड लिंकेज बनाया। चलिए अब हम कर रहे हैं ग्लाइकोजन। अगला है हमारा ग्लाइकोजन। इसे हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एनिमल स्टार्च। तो इट इज आल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च, तो एनिमल स्टार्च भी कह सकते हैं। और ये फाउंड करता है एनिमल्स में, जैसे कि हमारे लीवर में, ब्रेन में और मसल्स में। ये फाउंड करता है, फाउंड इन लीवर, ब्रेन, लीवर, मसल्स। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है हमारा एमाइलोपेक्टिन की तरह। तो स्ट्रक्चर जो होगा, स्ट्रक्चर सिमिलर होता है एमाइलोपेक्टिन, सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन होता है। यानी कि इसमें भी हम कह सकते हैं कि जो चेन फॉर्मेशन होगा, जो चेन फॉर्मेशन होता है वो होता है बिटवीन C1 और C4 के बीच में, और जो ब्रांचिंग होगी, ब्रांचिंग होती है वो C1 टू C6 के बीच में होती है। C1 आप टर्मिनल का C6, लेकिन इसमें जो ब्रांचिंग होती है थोड़ी स्लाइटली हैवी होती है, ये हम कह सकते हैं। अच्छा बच्चों, ग्लाइकोजन क्या होता है कि कभी कभी जब आप मान लीजिए फास्ट रखते हैं, कुछ ऐसा रखते हैं, व्रत वगैरह रहते हैं, तो आपको अचानक अगर फूड मटेरियल की जरूरत हो तो ग्लाइकोजन हाइड्रोलाइज होकर ग्लूकोज के फॉर्म में आपको एनर्जी देता है। तो इसका हम लोग एक यूज ये भी कर सकते हैं, स्टोरेज फूड के रूप में कर सकते हैं।
इसका जो एक यूज है वो है स्टोरेज फूड, यानी आप इमरजेंसी टाइम में अगर हमको फूड की जरूरत पड़ी बॉडी में, तो बॉडी में ग्लाइकोजन हाइड्रोलाइज होकर के ग्लूकोज के फॉर्म में हमको एनर्जी देता है। बच्चों जो सारे पॉलीसेकेराइड्स हैं, ये सब पॉलीसेकेराइड्स क्या होंगे, ये नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। पॉलीसेकेराइड्स आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब नॉन रिड्यूसिंग शुगर से क्या मतलब है मेरा? नॉन रिड्यूसिंग शुगर से मतलब ये है कि ये डज नॉट, दैट इज डज नॉट क्या करेंगे, ना तो टॉलरेंस टेस्ट देंगे, ना फेलिंग सोल्यूशन देंगे, ना ऊषा जोन फॉर्मेशन करेंगे। तो डज नॉट गिव क्या क्या नहीं दे सकते? टॉलरेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट एंड फॉर्म ऊषा जोन, एंड नॉट फॉर्म ऊषा जोन, फॉर्म ऊषा जोन। ऊषा जोन फॉर्मेशन नहीं होता क्रिस्टल के फॉर्म में। 2,4-DNP से रिएक्शन कराने पर ऊषा जोन जो बनता था वो नहीं होगा। टॉलरेंस टेस्ट में क्या होता है याद करिए आप, व्हाइट सिल्वर मिरर आता था। फेलिंग टेस्ट में आपका रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट होता है आपको फेलिंग सोल्यूशन क्रिएट कराने पर। ऊषा जोन फॉर्मेशन में आप देखते हैं कि क्रिस्टलाइन सोल्यूशन बनता था। तो ये कुछ पॉलीसेकेराइड्स के बारे में हमने चर्चा की। पॉलीसेकेराइड्स का इंपॉर्टेंस क्या है ये भी समझ लीजिए। इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलीसेकेराइड्स, तो इसका पहला जो इंपॉर्टेंस है ये फूड मटेरियल के रूप में इसका कर सकते हैं। इसका उपयोग हम कर सकते हैं फर्नीचर वगैरह में, पॉलीमर वगैरह के रूप में फर्नीचर का बनाया जाता है, फर्नीचर के रूप में कर सकते हैं, या आप फैब्रिक के रूप में कर सकते हैं। इन फैब्रिक के रूप में कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट है ग्लाइकोजन, जिसे आपने पढ़ा, स्टोरेज फूड मटेरियल के रूप में कर सकते हैं। स्टोरेज फूड मटेरियल के रूप में कर सकते हैं। और इसमें ये न्यूक्लिक एसिड का भी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। जो आज हमने डिस्कस किया कि पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं। जब ढेर नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स आपस में कंबाइंड हो तो उसको हम पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं। इसमें थ्रू ग्लाइकोसाइड लिंकेज के थ्रू बनते हैं। एक्चुअली हम ये कह सकते हैं कि ये कंडेंसेशन पॉलीमर है, जिसमें हम मोनोमेरिक यूनिट ऑफ ग्लूकोज को लेकर के उसको आपस में कंडेंस कराते हैं। अच्छा, पॉलीसेकेराइड्स में आपने एग्जाम्पल देखा स्टार्च के बारे में, आपने पढ़ा सेलुलोज और पढ़ा आपने ग्लाइकोजन के बारे में। स्टार्च क्या होता है? एक्चुअली दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला आपका था एमाइलोज, जिसमें लीनियर पॉलीमर है, अल्फा ग्लूकोसाइड लिंकेज के थ्रू होता है C1C4 में, वाटर सॉल्युबल होता है। और इसमें दूसरा था एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन में ब्रांचिंग होती है, C1 to C4 पहले अल्फा ग्लूकोसाइड लिंकेज बनता है, फिर C1 जो लास्ट टर्मिनल ऑफ कार्बन है वो C6 आप दूसरे चैन के कार्बन से जुड़ जाता है और ब्रांचिंग बनाता है। इसकी प्रॉपर्टी में वाटर इनसॉल्युबल है। अच्छा, ये जो स्टार्च है इसका अगर हम टेस्ट करें तो आयोडीन से टेस्ट कर सकते हैं। आयोडीन के साथ अगर आप इसका रिएक्शन कराएंगे तो एक ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन बनता है, प्रेसिपिटेट टाइप में आता है। तो स्टार्च का टेस्ट हम कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने चर्चा की सेलुलोज। सेलुलोज बेसिकली जो प्लांट्स में रहता है, सेल वॉल्स के रूप में आप इसको देखते हैं। इसमें हम बीटा ग्लूकोज लेते हैं और बीटा ग्लाइकोसाइड लिंकेज बनती है C1 to C4 के बीच में, ये भी वाटर इनसॉल्युबल है। फिर हमने देखा आपका लास्ट में जो है वो हमने देखा आपको ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है स्टोरेज फूड मटेरियल के रूप में रहता है। एनिमल स्टार्च भी इसको हम बोल सकते हैं। ये हमारे ब्रेन में, हमारे जो है मसल्स में इसमें पाया जाता है। अच्छा, इसका स्टोर करते हैं, जैसे मान लीजिए कभी फास्टिंग वगैरह आप करें या फास्ट रहें, आप व्रत वगैरह रहें या अचानक दौड़ रहे, आपको एनर्जी की इंस्टेंट ज़रूरत है, तो इस बॉडी में जो ऑलरेडी स्टोर्ड है उसको ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट करके एनर्जी प्रोवाइड करता है।
ये हमारा पॉलीसेकेराइड्स बहुत यूजफुल है, क्योंकि इसका यूज करके हम फूड मटेरियल का इम्पोर्टेंट एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, इसका यूज फैब्रिक में करते हैं और साथ में हम इसका उपयोग जो है फर्नीचर वगैरह में भी कर सकते हैं। कुल मिला के बच्चों आज का आपको लेक्चर कैसा लगा? अगर आपको ये पसंद है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हाँ, अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, कोई सुझाव है तो वो भी जरूर बताएं, जिससे हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में और इम्प्रूव करके बना सकें। थैंक यू, नमस्कार।